हेलो फ्रेंड्स, रीजनल ज्योग्राफी जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग के सिलेबस का एक पेपर है पूरा, उसको हम लोग कवर कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने डिफिनीशन ऑफ रीजन, फॉर्मल रीजन और फंक्शनल रीजन के बारे में जान लिया था। तो यूनिट फर्स्ट को हम लोग देख रहे थे जिसमें डिफिनीशन ऑफ रीजन हो चुका है, फॉर्मल रीजन और फंक्शनल रीजन हो चुका है। प्लानिंग रीजन को अगर एक लाइन में हम बताना चाहें तो एक ऐसा रीजन जहाँ पे प्लान के अनुसार काम किया जाता है। कोई भी योजना पहले बनाई जाती है, उसके बाद उसमें कार्यान्वित किया जाता है उस योजना को, तो उसको प्लानिंग रीजन कहते हैं। इसके बारे में हम जो है जब रीजनल प्लानिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। उसके पहले हम आइए देखते हैं क्राइटेरिया क्या होता है डेलिनिएशन और ऑफ रीजन का, मतलब प्रादेशिकरण का क्या आधार होता है प्रादेशिकरण करने में। ठीक है, ये जो फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है इसको आज हम कवर करेंगे और उसके बाद हम आएंगे दूसरे यूनिट पे जो कि है रीजनल प्लानिंग, कंसेप्ट ऑफ रीजनल प्लानिंग, और इसी में हम समझेंगे कि प्लानिंग रीजन क्या होता है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं ये अपना हम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्राइटेरिया फॉर द डेलिनिएशन ऑफ रीजन, या हिंदी में कहें तो प्रादेशिकरण के आधार या मापदंड। क्या आधार होते हैं किसी भी क्षेत्र को सीमांकित करने का, सीमा में उसको बांधने का क्या आधार होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, उसके बारे में आज समझेंगे हम। ठीक है, ये चूँकि हम लोग का पेपर अब टाइम टेबल भी आ चुका है। ज्योग्राफी का पेपर आपका 18 और 19 तारीख को है, 18 और 19 जनवरी को है। तो इसकी वजह से हम जो है ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपका पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड में होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 20 में कवर हो जाए और एक आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए, ताकि अगर आप कंसेप्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ पे न फंसें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब मैंने आपको प्रदेश बताया था, रीजन जब बताया था, तो मैंने वहाँ पे आपको ये बताया था कि प्रदेश में समरूपता होती है, मतलब किसी एक विशेषता या अनेक विशेषताओं में जब समरूपता होती है तो उससे क्या बनता है, रीजन बनता है। तो रीजन से ही बना है प्रादेशिकरण, मतलब प्रदेश से बना है प्रादेशिकरण। अब प्रादेशिकरण क्या है पहले इसको समझते हैं। भू सतह को कई भागों में या प्रदेशों में समरूपता के आधार पर अगर हम बांट रहे हैं, होमोजेनिटी के आधार पर अगर हम बांट रहे हैं या उसका विश्लेषण कर रहे हैं या उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये उसका प्रादेशिकरण है। ठीक है, यानी कि समरूपता के आधार पर किसी भूभाग को विभक्त करना, बांटना, उसका अध्ययन करना ही क्या है, प्रादेशिकरण है। ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स में बांटे गए हैं और कौन कौन से आधार होंगे हम बस उसको देखेंगे। चूँकि सबसे पहला जो प्रदेश हम लिए हैं वो है भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश के प्रादेशिकरण के क्या क्या आधार हो सकते हैं। भौतिक प्रदेश के प्रादेशिकरण के आधार में मुख्यतः 3 चीज़ें ली जाती हैं। सबसे पहली चीज़ है, एक है टोपोग्राफी, ठीक, दूसरी है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और तीसरी है ड्रेनेज। जो मुख्य है वो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब उच्चावच, हिंदी में अगर इसको कहें तो उच्चावच, मतलब कहीं की भी अगर धरती या धरातल जिस आकार की है उसके अनुसार अगर हम उसको आधार मान के अगर हम प्रादेशिकरण करते हैं, विभाजन करते हैं प्रदेशों का, तो उसको हम कहेंगे भौतिक प्रदेशों के प्रादेशिकरण का वो आधार हो गया। मतलब अगर हम उच्चावच को आधार ले रहे हैं तो वहाँ पे मैदानी एरिया है कि पहाड़ी एरिया है कि पठारी एरिया है कि तटीय भाग है, ऐसे अगर हम डिवीज़न करते हैं, ऐसे अगर विभक्त करते हैं, मतलब उच्चावच को लेके अगर हम विभक्त करते हैं तो उसको हम कहेंगे भौतिक प्रदेशों का प्रादेशिकरण। ये है उसका आधार। ठीक है, टोपोग्राफी। कुछ वैज्ञानिक जो है, कुछ भूवैज्ञानिक कहते हैं कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और ड्रेनेज को भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए, मतलब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, भूगर्भिक विन्यास को और ड्रेनेज को भी इसका आधार बनाना चाहिए प्रादेशिकरण करने का। ठीक है, तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाए ऑप्शनल में कि भौतिक प्रदेश के प्रादेशिकरण के आधार में सम्मिलित हैं और ये 3 ऑप्शन में हो और एक कोई और हो, तो ये तीनों सही होगा, वो एक गलत होगा। अगर नहीं करके आता है कि कौन नहीं है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं तो पर्वतीय प्रदेश, गिरिपथ प्रदेश, गिरि मतलब पर्वत होता है, पद मतलब उसके पैर के नीचे, यानी कि पर्वत के नीचे जो प्रदेश होता है उसको गिरिपथ प्रदेश कहते हैं। इसमें क्या होगा, बेसिकली अगर हम एकदम आसान भाषा में समझें तो वहाँ की जो धरातल है वो उसमें वेरिएशन पाएंगे आप। कहीं पे पठारी भाग, कहीं पे मैदानी भाग, कहीं पे पहाड़ी भाग, कहीं पे जो समुद्र के किनारे वाला तटीय भाग होता है वो। तो इस आधार पे हम क्या कर रहे हैं, उन लोगों का विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी चलें तो भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के भौगोलिक प्रदेश यानी कि फिजिकल रीजन पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में 4 प्रकार के कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है अपना, दूसरा उत्तर का मैदानी प्रदेश है, तीसरा दक्षिण का पठारी प्रदेश और चौथा समुद्र तटीय मैदानी भाग। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के भौगोलिक प्रदेश हैं भारत में। तो भारत में मुख्य रूप से 4 भौगोलिक प्रदेश हैं। एक अपना ऊपर हिमालय, उसके नीचे मैदानी भाग,
उसके नीचे दक्षिण में आप आएंगे तो पठारी भाग, और एक समुद्र के किनारे वाला तटीय मैदानी भाग उसको कह सकते हैं, या फिर तटीय भाग। ठीक। अब भौतिक प्रदेश की कुछ विशेषताएं हैं। क्या हैं? भौतिक प्रदेश एक स्थलाकृतिक प्रदेश होता है। स्थलाकृतिक, टोपोग्राफी को ही हिंदी में स्थलाकृति या उच्चावच कहते हैं। मतलब स्थल की आकृति कैसी है वहाँ की, ये डिसाइड करेगा भौतिक प्रदेश वो है। ठीक है, यानी कि भौतिक प्रदेश में एक स्थलाकृतिक प्रदेश होता है, वहाँ की कैसी स्थलाकृति है उससे डिसाइड होगा। अब कैसे जानेंगे कि कौन सा मैदानी एरिया है, कौन सा पहाड़ी एरिया है, कौन सा पठारी एरिया है? तो इसमें मुख्य रूप से जो आधार लिया जाता है वो समुद्र तल से स्थानों की ऊंचाई नाप कर उसको माना जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं किसी जगह का, तो पहाड़ की ऊंचाई अधिक होगी तो उसको एक अलग एरिया मान लेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर पठार को मापते हैं तो उसकी ऊंचाई कुछ अलग होगी, उसको एक अलग क्षेत्र मान लेंगे, अलग रीजन मान लेंगे। उसी तरह मैदान को भी अगर देखेंगे तो उसकी भी ऊंचाई अलग होगी, तो जो है उसको एक क्या मान लेंगे, अलग रीजन मान लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके समुद्र तल से स्थानों की ऊंचाई के आधार पर हम भौतिक प्रदेश का मानचित्रण करते हैं। मानचित्रण मतलब अगर हम मैप बना रहे हैं, यहाँ पे एक बार समझिए, जैसे अगर हम यहाँ पे भारत का मैप बना दिए, ठीक है, ऐसे रफली समझ लीजिए भारत का मैप अगर बना दिए, तो अगर इतना भाग जो है यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, इतना भाग यहाँ पे मैदानी एरिया है, इतना भाग यहाँ पे पठारी एरिया, और ये अगर इधर तटीय भाग है, तो इसमें अगर हम सेट करके करना चाहें, सेट करके मतलब अगर ये इसकी ऊंचाई 300 मीटर है, ठीक है, 300 मीटर है पहाड़ी एरिया की, ये जो पठारी एरिया है उसकी 200 है, मैदानी एरिया की मान लीजिए आपका 100 है, और इसका 50 है। ठीक है, तो हम कलर लेंगे। आप देखते होंगे कि कलर में इस तरह डिब्बे में क्या किया जाता है, इसको रंग दिया जाता है और यहाँ पे लिख दिया जाता है 100 मीटर। तो जिस कलर से इसको रंगे होंगे 100 मीटर वाले में उस कलर से सेट कर देंगे। ये होता है मानचित्रण करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक प्रदेश को हम कैसे सीमांकित करते हैं, उसका कैसे परिसीमन करते हैं। ठीक, और ये भी बात है कि जो समुद्र है, समुद्र तल जो है वो सब देश का अलग अलग होता है, निर्धारित होता है। जैसे अगर भारत के औसत समुद्र तल की बात करें तो हम लोग कहाँ से मानते हैं, चेन्नई से मानते हैं। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो वो न्यूलिन भी समुद्र में स्थित एक जगह है, समुद्र के किनारे एक स्थित जगह है जहाँ से यूके जो है अपना समुद्र तल को नापता है। ठीक है, ऐसे ही भौतिक प्रदेशों का विभाजन मैंने आपको बता दिया। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300 इत्यादि ऊंचाई में बांटकर सेट कर लेते हैं और उसको मानचित्र पर निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। दूसरा जो आता है वो है प्राकृतिक प्रदेश। एक हो गया भौतिक प्रदेश जिसको फिजिकल रीजन कह रहे थे। फिजिकल रीजन में आप रिवीजन करते चलिएगा। फिजिकल रीजन में पहला क्या था, यहाँ पे टोपोग्राफी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और ड्रेनेज, 3 चीज़ें हैं। और मुख्य रूप से कौन सा है, तो उच्चावच को ही मेनली आधार माना गया है। ठीक है, तो टोपोग्राफी को मेनली आधार माना गया और 3 प्रकार का भौतिक प्रदेशों के प्रादेशिकरण के आधार हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं प्राकृतिक प्रदेश जो होते हैं उनके प्रादेशिकरण के कौन कौन से आधार हैं। तो इसमें भी मुख्य रूप से 4 हैं, लेकिन जिसको एकदम पर्टिकुलरली माना जाता है कि अगर ये एक भी रहे तो काम चल जाएगा, तो वो है जलवायु। मतलब प्राकृतिक प्रदेशों के प्रादेशिकरण में जलवायु को एक मुख्य भूमिका निभाती है, जलवायु, क्लाइमेट। ठीक है, और अगर वैसे देखें तो उच्चावच भी है, जलवायु भी है, मिट्टी भी है, और वनस्पति, वहाँ की जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे कि वो प्राकृतिक प्रदेश है या नहीं है। अगर इन चारों चीज़ों में किसी स्थान पर समानता पाई जा रही है तो वो समांगता और समरूपता अगर पाई जा रही है तो वो प्राकृतिक प्रदेश क्या कहलाएगा, प्राकृतिक प्रदेश कहलाएगा। ठीक, समझ में आया। इसको प्रथम प्रयास इसको बताने का किया था किसने, ए.जे. हर्बर्टसन ने। ये जो इन्फॉर्मेशन है ए.जे. हर्बर्टसन ने जो बताया था 1905 ईस्वी में कि जो प्राकृतिक प्रदेश है उसको हम देख सकते हैं उच्चावच, जलवायु, मिट्टी और वनस्पति, इन चारों को अगर हम किसी एक रीजन में सीमांकित कर दें तो अगर एक समान और समांगता उसमें पाई जा रही हो, समरूपता पाई जा रही हो, तो हम उसको प्राकृतिक प्रदेश कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले प्रयास किसने किया था, तो हर्बर्टसन ने किया था। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, तो आप पुस्तक का नाम याद रखिएगा, मैन एंड हिज वर्क, मानव तथा उसके कार्य। ये इनकी पुस्तक है। ये पुस्तक आई थी 1911 ईस्वी में। कब आई थी, 1911 में आई थी। इनकी एक पुस्तक का नाम क्या है, मानव तथा उसके कार्य। ठीक, अब आगे समझिए, जैसे हमने 4 आधार तो मान लिया, एक तो उच्चावच मान लिया, एक जलवायु मान लिया, एक मिट्टी मान लिया और एक वनस्पति मान लिया। ठीक, तो अगर किसी रीजन की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अगर ये भारत ही है, ठीक, भारत ही ऐसे मान लीजिए अगर है, तो भारत में यहाँ पे क्या होगा, पर्वतीय भाग होगा। यहाँ पे अगर पर्वतीय भाग में अगर जलवायु हम देखें, पर्वतीय भाग में अगर जलवायु देखें, वहाँ की मिट्टी देखें, वहाँ पे की वनस्पति देखें, तो ये चारों चीज़ें उच्चावच, जलवायु, मिट्टी और वनस्पति,
यानी कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉयल और वेजिटेशन, ये चारों चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर वहाँ की जलवायु एक तरह की है तो वहाँ पर मिट्टी भी एक तरह की पाई जाएगी, वहाँ पे वनस्पति भी एक तरह की पाई जाएगी। अगर उच्चावच एक जैसा है तो वहाँ की जलवायु भी एक तरह से पाई जाएगी। तो चूँकि हालांकि पूरे बहुत जगह वेरिएशन भी पाया जाता है, तो वेरिएशन से निजात पाने के लिए क्या किया गया, ये यहाँ पे ग्रिड मेथड को अपनाया गया कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र है, प्राकृतिक रीजन है, ये कैसे पता करेंगे। तो ग्रिड मेथड के द्वारा विभिन्न प्रदेशों का मानचित्र तैयार किया जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने ले लिया भारत का उच्चावच प्रदेश का जो मैप है उसको, ठीक है, भारत का मैंने एक ले लिया उच्चावच प्रदेश का जो मैप है उसको, उस जो कि पारदर्शी कागज़ पे हो, ठीक है, पारदर्शी कागज़ पे हो। दूसरी मैंने ले लिया जलवायु का मैप जो कि पारदर्शी कागज़ पे हो। तीसरी ले लिया मिट्टी और चौथी ले लिया वनस्पति। ऐसे 4 मैप मैंने ले लिया जो कि चारों डिवीज़न हो अपने अपने, जैसे उच्चावच वाले मैप में हो, जलवायु का विभाजन जो है जलवायु वाले मैप में किया गया हो, मिट्टी का विभाजन मिट्टी वाले मैप में, और वनस्पति का विभाजन वनस्पति वाले में। इस प्रकार अगर हम विभाजन कर लें, उसके बाद अगर हम देखें इन चारों को एक दूसरे पर अध्यारोपित करें, रख दें, तो जो कॉमन पार्ट मिल जाएगा, ठीक है, कॉमन पार्ट जो मिलेगा उसको हम प्राकृतिक प्रदेश कर देंगे। ठीक है, तो ये सबसे आसान विधि है जिसको ग्रिड मेथड कहा जाता है। ठीक, इसको दिया था ऑटो मॉल ने। ठीक है, तो ये नाम आप याद रख सकते हैं कि ऑटो मॉल ने ग्रिड मेथड दिया था। भारत में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 5 प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, ठीक है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश। तीसरा है तटवर्ती मैदान। चौथा है सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, मतलब इसको मैदानी भाग भी कह सकते हैं। और पांचवा है थार मरुस्थल। इसके पहले मैंने आपको जब भौगोलिक प्रदेश के भौतिक प्रदेश के बारे में जब बताया था तो मैंने बताया था कि 4 प्रकार के भौतिक प्रदेश हैं, उसमें ये थार मरुस्थल नहीं था। ठीक है, थार मरुस्थल क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें केवल टोपोग्राफी को लिया गया था। मतलब अगर मैदानी इलाका है तो उसको हम मतलब वहाँ पे जो थार वाला था, राजस्थान का जो क्षेत्र था, उसको मैंने मैदानी इलाके में ले लिया था और कुछ भाग पठारी इलाके में ले लिया था। तो उसमें भौतिक प्रदेश में थार मरुस्थल नहीं आता है, लेकिन प्राकृतिक प्रदेश में एक और ऐड हो जाता है थार मरुस्थल। ठीक है, तो 5 प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितने प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं सांस्कृतिक प्रदेश के प्रादेशिकरण के क्या क्या आधार हो सकते हैं। तो सांस्कृतिक प्रदेश के, चूँकि संस्कृति जो होती है, कल्चर जो होता है, वो आदमी के अंदर भी होता है और बाहर भी झलकता है। ठीक है, दिखता है। तो कुछ इंटरनल क्राइटेरिया हैं इसके और कुछ एक्सटर्नल क्राइटेरिया हैं। इंटरनल क्राइटेरिया में क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है, चूँकि भारत में आप देखेंगे तो 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। अब 22 प्रकार की भाषाएं हैं तो 22 प्रकार के क्षेत्र हो जाएंगे। अगर भाषा के आधार पर अगर हम क्षेत्र का विभाजन करने लगें तो 22 प्रकार की क्षेत्र हो जाएंगे। इसी तरह अगर रिलीजन पे हम बात करें, धर्म पे अगर बात करें, तो धर्म के आधार पर भी अगर हम क्षेत्र को बांटना स्टार्ट करें तो धर्म के आधार पर भी हिंदू अगर क्षेत्र है तो जो हिंदू रीजन हो जाएगा, मुस्लिम क्षेत्र है तो मुस्लिम रीजन हो जाएगा, ईसाई क्षेत्र है तो ईसाई रीजन हो जाएगा। तो ऐसे ही धर्म के आधार पर भी हम बांट सकते हैं, धार्मिक प्रदेश उसको कहेंगे। ठीक है, कई प्रदेश जो है अगर हम विचार के आधार पर बांटें, आइडिया के आधार पर बांटें, तो जैसे कुछ लोग कम्युनिस्ट होते हैं, कुछ लोग पूंजीवादी होते हैं, कुछ लोग समाजवादी होते हैं, तो ये विचार के आधार पर भी हम क्षेत्र को बांट सकते हैं, रीजन को बांट सकते हैं। और अगर हम एक्सटर्नल क्राइटेरिया देखें, जैसे खान पान के आधार पर, तो कुछ लोग दाल रोटी खाने वाले पंजाबी होते हैं तो वो, उसके बाद कुछ चावल मछली खाने वाले आप जाएंगे समुद्र के किनारे तो वो एक रीजन हो जाएगा। फिर चावल उड़द खाने वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग इडली डोसा खाने वाले होते हैं, जैसे दक्षिण भारत के लोग खाते हैं। तो खान पान के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, कल्चर को हम उसका परिसीमन कर सकते हैं, उसका डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है, क्लोथिंग यानी कि पहनावा के आधार पर भी हम कर सकते हैं। कैसे? पहनावा, जैसे आप देखेंगे कई लोग, जैसे पनामा को अगर हम आधार माने तो मराठी लोग कुछ और पहनते हैं, कश्मीरी लोग कुछ और पहनते हैं, तमिल लोग कुछ और पहनते हैं, बंगाली लोग कुछ और पहनते हैं। तो कपड़े तो सेम है, कपड़े तो अलग अलग हो गए हैं। तो कपड़ों के आधार पर हम क्या करेंगे, रीजन का हम परिसीमन कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कस्टम, रीति रिवाज। कस्टम में अगर हम बात करें तो रीति रिवाज के आधार पर एक होता है कि एक दूध में शादी करने वाले, और एक होता है दूध से बाहर निकल कर सामने करने वाले। जैसे दक्षिण भारत में बहुत जगह ये रीति रिवाज है कि आप एक दूध में ही शादी कर सकते हैं, यानी कि भाई बहन शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता है। तो रीति रिवाज में भी चेंजेस आ जाते हैं, इसके आधार पर भी हम रीजन को डिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है, और टेक्निकल डेवलपमेंट कैसा वहाँ पे जो है प्रौद्योगिकी विकास हुआ है, इसके आधार पर भी हम जो है सांस्कृतिक डिवीज़न कर सकते हैं, सांस्कृतिक प्रदेशों का विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको 6 याद रखना है, 7 याद रखना है। एक लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, आइडिया, फूडिंग, क्लोथिंग, कस्टम और टेक्निकल डेवलपमेंट। इतना है सांस्कृतिक प्रदेशों का प्रादेशिकरण करने का आधार। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, भौगोलिक प्रदेश के प्रादेशिकरण के आधार।
भौगोलिक प्रदेश और भौतिक प्रदेश, इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक। भौतिक प्रदेश जो है वो एक तरह से हम कहें तो निर्जीव चीज़ है, ठीक है। भौतिक प्रदेश अर्थ पे जैसे अगर कुछ भी है, पर्वत, पहाड़, पठार, ये सारी चीज़ें भौतिक हैं, ठीक। और भौगोलिक प्रदेश में क्या होता है, अर्थ सरफेस को लेकर और उस पर जितनी क्रियाएँ हो रही हैं सारी चीज़ें भौगोलिक प्रदेश में आ जाएंगी, ठीक है। भौगोलिक प्रदेश के प्रादेशिकरण के अगर आधार की अगर हम बात करें तो इसके प्रतिपादक जो थे वो थे JF अनस्टीड, नाम याद रखिएगा, JF अनस्टीड। इन्होंने 1916 में ये दिया था, ठीक है। 1916 में ये प्रतिपादन किया था भौगोलिक प्रदेश के वर्गीकरण का, प्रादेशिकरण का बेसिकली मतलब ये होता है कि प्रदेश का वर्गीकरण करना। जैसे अगर हम एक ही साथ बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना चाहेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हम नेचुरल रीजन को अलग कर लें, प्राकृतिक प्रदेश को, भौतिक प्रदेश को अलग कर लें, सांस्कृतिक प्रदेश को अलग कर लें, तो प्रदेशों का जब अलग अलग करके हम अध्ययन करते हैं तो हम गहनता से अध्ययन कर सकते हैं, इसीलिए प्रादेशिकरण किया जाता है। तो जब हम भौगोलिक प्रदेशों के प्रादेशिकरण की बात कर रहे हैं तो इसका जो प्रतिपादक है वो किसने किया था, JF अनस्टीड ने 1916 में। और जोग्राफिकल रीजन, ये जो जोग्राफिकल रीजन है वो क्या होता है, तो अगर हम नेचुरल और कल्चरल रीजन को मिला दें, मतलब नेचुरल रीजन उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी, क्लाइमेट आ रहा था, सॉइल आ रहा था, वेजिटेशन आ रहा था, और एक क्या आ रहा था, टोपोग्राफी आ रही थी, ठीक। तो मुख्य रूप से 4 चीज़ें आ रही थी। इन 4 चीज़ों के साथ साथ अगर हम कल्चरल को भी मिला दें, जैसे लैंग्वेज हो गया, ठीक, इसी तरह रिलीजन हो गया, उसके बाद खान पान हो गया, अगर हम बाह्य सांस्कृतिक कारक की बात करें, आधारों की बात करें तो लैंग्वेज हो गया, फिर से आपका पहनावा कैसा है वो हो गया। तो ऐसे करके अगर हम दोनों को मिला दें तो उससे बनता है ज्योग्राफिकल रीजन। मिलाएंगे कैसे, तो मिलाने के लिए जो मैंने आपको ग्रिड मेथड बताया वो मैक्सिमम फॉलो किया जाता है। ब्लैंक मैप लिया जाता है और उसके ऊपर अध्यारोपित करके जो कॉमन पार्ट बचता है बीच में उसको मान लिया जाता है कि वो जिस रीजन को हम खोज रहे हैं वो है, ठीक। अब हम देखते हैं औद्योगिक प्रदेश। अगर हम इसमें आर्थिक प्रदेश के बारे में बात करेंगे। आर्थिक प्रदेश क्या होते हैं, आर्थिक प्रदेश को हम फंक्शनल रीजन भी कह सकते हैं। आर्थिक प्रदेश एक फंक्शनल रीजन ही होता है, कार्यात्मक प्रदेश ही होता है। उसमें जिस प्रकार के, चूँकि मानव जो भी कार्य करता है उसको वो प्रदेश कह दिया जाता है। जैसे अगर मानव कृषि में लगा हुआ है तो उसको कृषि प्रदेश कह देंगे, मानव अगर वहाँ पे उद्योग में लगा है तो उसको औद्योगिक प्रदेश कह देंगे, ऐसे, ठीक है। तो आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक उत्पादनों और आर्थिक विकास की स्तर, इन 3 आधारों पर हम आर्थिक प्रदेशों का वर्गीकरण या प्रादेशिकरण करते हैं। कैसे, आर्थिक क्रिया, जैसे अगर प्राथमिक क्रिया में संलग्न है वहाँ का इंसान, या द्वितीय क्रिया में या तृतीय क्रिया में, ऐसे हम डिवीजन कर सकते हैं। दूसरा, क्या वहाँ पे उत्पादन कैसे हो रहा है, किस चीज़ का उत्पादन हो रहा है, सर्विस का उत्पादन हो रहा है या सामान का उत्पादन, गुड्स या सर्विस का उत्पादन हो रहा है, ऐसे हम क्राइटेरिया उसको प्रादेशिकरण कर सकते हैं। आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक विकास का स्तर हम देखेंगे, जैसे कौन सा क्षेत्र, कौन सा रीजन अधिक डेवलप है, कौन सा कम डेवलप्ड है, आर्थिक स्थिति में हम देखेंगे, ठीक है। मतलब वहाँ पे कैसा संसाधन है, कैसे संसाधन है, ठीक है। तो ये है आर्थिक प्रदेशों के प्रादेशिकरण के आधार। एक बात याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने अगर हम आर्थिक प्रदेश के प्रादेशिकरण के बारे में बताया तो इसमें जो ये 3 आधार हैं वो तीनों आधार रहना कंपलसरी है, ठीक है। अब इन तीनों आधारों के आधार पर, इन तीनों आधारों पर ही मानचित्र पर अध्यारोपित करके हम मानचित्रण करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं संसाधन प्रदेश हैं, औद्योगिक प्रदेश हैं, कृषि प्रदेश हैं, भूमि उपयोग प्रदेश हैं और नियोजन प्रदेश हैं, ठीक है। ये सारी जो है आर्थिक प्रदेश हैं। औद्योगिक प्रदेश के प्रादेशिकरण के क्या क्या आधार हो सकते हैं। औद्योगिक प्रदेश जो है उसको लेकर बहुत वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे स्टैन डी गियर ने 1927 में दिया था, ये USA के थे। इसी तरह A राइट ने दिया था, इसी तरह CF जोन्स ने दिया था। ये तो बहुत सारे मापक को ले लिए थे कि इसको भी ले लें, इसको भी ले लें, सबको लेके और उसके बाद अध्यारोपित करके फिर बताएंगे कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जो अगर हम नॉर्मली देखें उसके बाद भी H स्ट्रॉन्ग, थॉमसन, रिचर्ड हॉडसन, ये सारी वैज्ञानिक हैं, भूवैज्ञानिक हैं, और उन्होंने अपना अपना दिया कि ऐसे हम विभाजन कर सकते हैं, ऐसे प्रादेशिकरण कर सकते हैं। लेकिन जो क्राइटेरिया है जो नॉर्मली सब में कॉमन पाया गया उसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। जैसे कारखानों की संख्या, कितने कारखाने हैं किसी क्षेत्र में, उसके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि वो औद्योगिक क्षेत्र होगा या नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझे, अगर किसी क्षेत्र में 100 से अधिक कारखाने दिख रहे हैं तो हम उसको औद्योगिक क्षेत्र कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है। दूसरा, श्रमिकों की संख्या, कितने श्रमिक उसमें काम कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा, उत्पादन क्रियाओं में लगे व्यक्तियों की संख्या। अब श्रमिकों की संख्या और उत्पादन में लगे व्यक्तियों की संख्या में अंतर है, क्योंकि उत्पादन में लगे जो व्यक्ति हैं उसमें मैनेजर भी होगा, वहाँ पे जो लोकल लोग होंगे वो भी होंगे, ठीक है। लेकिन जो श्रमिक है, जो लेबर कर रहा है, वो होगा केवल श्रमिक, ठीक है। तो कितनी संख्या है ये भी डिपेंड करेगी उसके परिसीमन पे, उसके
क्राइटेरिया पे। ऊर्जा की मात्रा, कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है किसी एरिया में, उससे हम, जैसे मान लीजिए अगर एक लिमिट से ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है तो मान लेंगे कि वो औद्योगिक प्रदेश है, क्योंकि उद्योग में ऊर्जा तो लगती ही है, ठीक है। उसी तरह कुल औद्योगिक उत्पादन, कितना उत्पादन हो रहा है, उसको भी, अगर कम उत्पादन रहा तो उसको हम औद्योगिक प्रदेश नहीं कर सकते हैं। चूँकि उत्पादन तो हम कहीं कर लेंगे, कहीं एक घर बनाए, वहाँ पे कुछ भी आटा, मान लीजिए आटा का मशीन लगा दिए, ठीक है, गेहूँ पीसने का मशीन लगा दिए, आटा वहाँ से हम उत्पादन कर रहे हैं, वहाँ आटा, वहाँ से गेहूँ को पीस के आटा निकाल रहे हैं, लेकिन हम उसको अब औद्योगिक क्षेत्र नहीं ना बोल देंगे। एक निश्चित कुछ तो उत्पादन होना चाहिए ना, उस उद्योग से कुछ उत्पादन ज़्यादा निकले तब हम उसको औद्योगिक प्रदेश बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह मूल्य संबंधी आंकड़े भी हैं, कितने मूल्य वहाँ से आ रहे हैं। अब है औद्योगिक प्रदेश के बाद कृषि प्रदेश। कृषि प्रदेश के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं, मैंने बहुत पहले पढ़ाया था। कृषि प्रदेश को डर्वेंट वेटलेसी ने 13 कृषि प्रदेशों में बांटा था, पूरे विश्व को, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो पहले ही बना चुका है, तो अगर आपको देखना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे डर्वेंट वेटलेसी, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया कृषि प्रदेशों के प्रादेशिकरण करने में। प्रादेशिकरण मतलब विभाजन करने में, प्रदेश को पूरे विश्व में कितने कृषि प्रदेश हैं इसका विभाजन करने में, ठीक है। तो जोन्स वेलिंगटन के विचार थे और उसी के आधार पर इन्होंने क्या किया, 13 भागों में विभाजन किया कृषि प्रदेश का, जिसमें उन्होंने 5 क्राइटेरिया माना, 5 आधारों पर 13 कृषि प्रदेश बांटे। सबसे पहला है कृषि फसलों और पशुओं का पारस्परिक संबंध, यानी कि कृषि फसल और पशुओं के बीच कैसा संबंध है, पहला क्राइटेरिया था। दूसरा कृषि उत्पादन तथा पशुपालन की विधियां, पशुपालन और कृषि की विधि कौन कौन सी है, ठीक है, उसके आधार पर। तीसरा कृषि भूमि में पूंजी, श्रम, संगठन आदि के विनियोग, निवेश की मात्रा, कितना पैसा निवेश कर रहे हैं या फिर कितना श्रम निवेश कर रहे हैं, उसके आधार पर भी कृषि का जो विभाजन हुआ कृषि प्रदेश का। चौथा है उपभोग का ढंग, मतलब हम किस लिए उसका यूज कर रहे हैं, खाने के लिए कर रहे हैं या फिर ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए कर रहे हैं, तो ये उपभोग का ढंग हो गया। इसी तरह आवास संबंधी दशाएं, और उसमें कौन कौन से प्रयुक्त यंत्र हैं, यंत्र कौन कौन से प्रयुक्त हो रहे हैं, उपकरण, जैसे अगर हम ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं या फिर हल से खेती कर रहे हैं तो वो अलग अलग रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 आधार पर 13 कृषि प्रदेशों को विटलिसी ने बांटा था। ये था आपका टोटल पूरा जो है क्राइटेरिया ऑफ जो प्रादेशिकरण था उसका। हम इसको बेस या क्राइटेरिया ऑफ रीजनलाइजेशन कर सकते हैं, प्रादेशिकरण कर सकते हैं। प्रादेशिकरण के मापदंड क्या क्या होंगे, आधार क्या क्या होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद अभी तुरंत मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगा रीजनल प्लानिंग का, तो प्लीज़ आप उसको भी देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।